इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। कफ सिरप मामले पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। कोडिन एनडीपीएस के अंतर्गत आती है और कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। एसटीएफ और एफएसडीए ने कई गिरफ्तारियां की हैं। सपा से अभियुक्तों के संबंधों की भी जांच जारी है। तो आपको बता दें, कफ सिरप को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सपा से अभियुक्तों के संबंधों की जांच भी जो है वो जारी है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। सरकार सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार है। तो आपको बता दें, आज से उत्तर प्रदेश के विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले और अन्य मुद्दों पर अपना विस्तृत बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कोडिन एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाली औषधि है जिसका उपयोग एक कप सिरप बनाने के लिए होता है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा इसका आवंटन किया जाता है। कप सिरप की नशे के लिए दुरुपयोग और तस्करी की शिकायतों पर यूपी, एसटीएफ, एफएसडीए और सरकार ने कार्रवाई कर दी है। कई लोग इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया है। शुरुआती में कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से भी सामने आए हैं। ईडी की जांच में पैसे के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के प्रमुखों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इसके साथ ही सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। सरकार सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार है। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया है। में तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा। लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है,
ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कोडिंग सिर्फ मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे, जिस पर जादुई सिर्फ लिखा हुआ था। उनके इस प्रतीकात्मक विरोध ने सभी का ध्यान खींचा। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा ने गले में तख्ती टांगकर कोडिंग सिर्फ मामले में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में अवैध रूप से कोडिंग सिरप का कारोबार फल फूल रहा है और सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। सत्र के पहले दिन विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन से सदन का माहौल गर्मा गया। हमारे साथ विधायक मुकेश वर्मा हैं। सर, आज आप यहाँ तख्ती लेके पहुंचे हैं, गले में टांगे हुए कफ सिरप के बारे में यहाँ पर मुद्दा लगातार आप लोग वैसे भी उठा रहे हैं। आज ये पोशाक और ये तख्ती टांगने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद? आपको पता है सर, गरीबों के साथ जहर बेचा जा रहा है। गरीबों को जहर, शोषितों को, गरीबों के ही बच्चे जाते हैं छोटे अस्पतालों में और वहाँ इस तरह की दवाई, इस तरह की मेडिसिन, इस तरह के कारनामे, और 8 साल से और निरंतर। ये 10,000 करोड़ का मामला है, इसमें बड़े लोग शामिल हैं। बड़े लोग क्या इशारा कर रहे हो? कोई भी धन्ना सेठ का, किसी भी धन्ना सेठ का ना तो घर गया गिराया गया, ना वहाँ बिल्डोजर गया, और बिल्डोजर की चाबी खो गई, और बिल्डोजर की चाबी खो गई। विधायक जी, इशारा किस और आप करते नजर आ रहे हैं? सरकार की तरफ सरकार रेस्पॉन्सिबल है। सरकार एसआईटी बनी और जांच हो रही है लगातार। 8 साल से कहाँ थी एसआईटी? 8 साल से कहाँ थी? 8 साल से कहाँ थी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 8 साल से कहाँ थी? 8 साल में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है ये। इसमें कोई छोटा आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है, इसमें धन्ना सेठ इन्वॉल्व है। देखिए, विधायक मुकेश वर्मा है जो कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने गले में पोस्टर की तख्ती लेकर के पहुंचे हैं, जो कि कफ सिरप का उसमें मेंशन उन्होंने किया हुआ है उसकी चीज़ें, और लगातार सपा पहले भी इस विषय को उठाती आई है। और देखिए, अब सदन तक भी जो गूंज है इस विषय की वो होने वाली है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सपा विधायक आशुतोष हमारे साथ हैं। जादुई कफ सिरप नाम के एक होल्डर लेकर के, क्या मकसद है सर? देखिए, जिस तरह से ये कफ सिरप, मैंने कहा है जादुई कफ सिरप इसलिए है क्योंकि जो इसको पीता है वो मर जाता है, और जो पिलाने वाला होता है अरबपति खरबपतियों के विदेश निकल जाता है सत्ता के संरक्षण में। और सत्ता का संरक्षण अपने समाज के लोगों को सरकार दे रही है, और सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए सरकार बचाने का काम कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ, छापेमारी, गिरफ्तारी सब हो रहा है, अब क्या दिक्कत है? मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए सारी की सारी साजिशें उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको बचाने के लिए जो इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं, इनके पूर्व सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, उनको बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो देखिए, ये सपा के एमएलए आशुतोष है, और यहाँ देखिए साइकिल पे इन्होंने कफ सिरप का पोस्टर लगाया हुआ है, जादुई कफ सिरप इसको नाम दिया है, और अपना विरोध जो है दर्ज करा रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमारे अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज पर मानव अंग तस्करी का गंभीर आरोप सामने आया है। आपको बता दें, आरोप है कि इलाज के बहाने 1.5 साल के मासूम बच्चे के किडनी निकाल ली गई है। इस मामले में कॉलेज के डायरेक्टर, 8 डॉक्टरों और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोर्ट के आदेश पर मथुरा की छाता कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जब मामले की जांच जयपुर में कराई गई तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पुलिस अब पूरे नेटवर्क, मेडिकल रिकॉर्ड और सर्जरी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी हुई है। तो केडी मेडिकल कॉलेज पर अंग तस्करी का ये गंभीर आरोप जो है वो लगा है। डायरेक्टर समेत 8 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इलाज के बहाने मासूम की किडनी निकालने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। कोर्ट ने आदेश पर छाता कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां इलाज के बहाने एक 1.5 साल के मासूम बच्चे की किडनी निकाल ली गई है। केडी मेडिकल कॉलेज पर ये गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है। हालांकि इस मामले में 8 डॉक्टरों पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो मेडिकल से जुड़ा ये मामला जो है सामने आया है जहां एक मासूम बच्चे के इलाज के दौरान उसकी किडनी निकाल गई है। फेमस केडी मेडिकल कॉलेज पर अंग प्रत्यार्पण और का आरोप जो है वो लगा है। आपको बता दें इस मामले में डायरेक्टर समेत 8 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोर्ट के आदेश पर छाता कोतवाली में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। केडी मेडिकल कॉलेज पर अंग तस्करी का ये गंभीर आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में डायरेक्टर समेत 8 डॉक्टरों पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। सर्जरी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच में पुलिस जो है अब वो जुट चुकी है। किस नेटवर्क से ये जुड़े हुए थे, मेडिकल रिकॉर्ड और सर्जरी से जुड़े सभी दस्तावेजों को लेकर अब पुलिस जो है वो गहन जांच में जुड़ी हुई है। आपको बता दें पीड़ित परिवार की शिकायत पर यह मामला जांच में आया और जयपुर में ये पूरा जांच कराया गया तो ये सभी सच्चाई जो है वो सामने आई। अब पुलिस पूरे नेटवर्क, मेडिकल रिकॉर्ड, सर्जरी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, केडी मेडिकल कॉलेज पर अंग तस्करी का आरोप लगा है, क्या है ये पूरा मामला और कैसे खुलासा हुआ इस मामले का? जी देखिए प्रज्ञा, आपको बता दें कि ये मामला जो है 2 साल पुराना है और इसमें जो है एक व्यक्ति अपने जो बच्चे का इलाज कराने के लिए केडी में जब लाते हैं तो पता होता है कि वहां पर जो है उनके बच्चे की किडनी निकाल ली जाती है। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि बच्चे की जब किडनी निकाल ली तो उन्होंने जो है उसके बच्चे को जब डिस्चार्ज हो गया तब उन्होंने जो है दूसरी जगह अपने जो है बच्चे को दिखाया तबीयत खराब होने पर। तो तबीयत खराब होने पर जब उन्होंने अपने बच्चे को दिखाया तो 1.5 साल के मासूम की किडनी जयपुर में उन्होंने दिखाया तो वो किडनी उसकी निकाल ली गई थी। जब डॉक्टरों ने बताया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने तमाम पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगाए लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। बल्कि जब डॉक्टर से उन्होंने बात करी तो उनका कहना था कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए और अगर ऐसा कुछ करोगे तो हम आपको जो है आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देंगे। ये खुलासा कब हुआ कि ये जो अंग तस्करी है ये केडी मेडिकल कॉलेज में की जा रही है, किस तरह से ये खुलासा हुआ? देखिए, जब वो अपने बच्चे का जब इलाज कराने के लिए उन्होंने 2 साल पहले केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था तो केडी मेडिकल कॉलेज में जब उन्होंने भर्ती कराया तो उस बच्चे को ऑपरेशन के नाम पर प्रज्ञा उनकी किडनी निकाल ली गई। तो जब किडनी निकाल ली गई तो उसके बाद वो छुट्टी करा के ले गई। जब छुट्टी करा के ले जाने के बाद में घर पे बच्चा रहा है और बच्चे की जब तबीयत खराब होती है तो वो तुरंत उसको जयपुर ले जाते हैं और जयपुर ले जाने के बाद में उसका जब डॉक्टर लोग जांच करते हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड में साफ तौर पे आता है कि इस बच्चे की तो एक किडनी ही नहीं है। तब वो जो बिल्कुल है, लेकिन फारूक अगर बात की जाए क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं ये 2 साल पुराना मामला है, 2 साल पहले जो है डॉक्टर को दिखाया गया था, इस मामले में इतनी देरी क्यों? 2 साल बाद एफआईआर दर्ज क्यों? जब उनका साफ तौर पर जो भीम सिंह है बच्चे के पिता हैं उनका आरोप है कि उन्होंने जो है सारे अधिकारियों के पास इसमें चक्कर लगाए, छाता कोतवाली में भी गए लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई। तब उसके बाद उन्होंने इस मामले को कोर्ट में डाला और कोर्ट से जो है 17 तारीख को इसमें जो है मुकदमे के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुआ है हॉस्पिटल के खिलाफ फारूक? प्रज्ञा देखिए, इसमें जो है कोर्ट ने जो आदेश किए हैं उसमें कॉलेज के डायरेक्टर
8 डॉक्टर और 6 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं। कोर्ट के आदेश पर छाता कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो गई है और ये सब जयपुर जांच में सारी हकीकत सामने आई है। भीम सिंह जो पीड़ित हैं तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मेरी जो है सुनवाई कहीं नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कोर्ट की शरण लेने के बाद में कोर्ट ने डायरेक्टर सहित 8 डॉक्टर और 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के साफ तौर पर आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल फारूक, अब क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, कब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए प्रज्ञा, इसमें केडी मेडिकल कॉलेज पर ये मानव अंग तस्करी का गंभीर आरोप लगा है और जो पीड़ित हैं भीम सिंह, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनके 1.5 साल के मासूम बच्चे की किडनी निकालना, और ये तो एक मानव अंग तस्करी का मामला है। मुकदमा दर्ज है, उसमें साफ तौर पर नाम लिखे गए हैं, डॉक्टर्स के नाम हैं, 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम है और इसमें बड़ी कार्रवाई सामने आनी है। अब जो है क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं, इसमें छाता कोतवाली को इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद में विवेचना करनी है, पूरी हकीकत जाननी है। अगर हकीकत सामने आती है तो जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं या मुकदमा दर्ज जिनके खिलाफ हुआ है, ये सभी लोग बिल्कुल जेल जाना तय है। बिल्कुल फारूक, अगर बात की जाए हॉस्पिटल की, तो क्या केडी हॉस्पिटल की तरफ से इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, उनकी तरफ से कोई सफाई? देखिए प्रज्ञा, अभी तक जो है केडी हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है और काफी बड़ा है ये, इसकी तरफ से अभी कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये मामला जो है बड़ा है और बिल्कुल फारूक, अब देखना ये होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कितनी जल्दी पुलिस की तरफ से और भी कार्रवाई की जाती है और गिरफ्तारी की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलिया थाना के उमभाव की है, जहां पुलिस टीम ने मुबारकपुर रोड के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। आरोपी पर 18 दिसंबर को मुजैना गांव की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। घायल आरोपी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, तलाशी में एक अवैध तमंचा, 312 बोर और एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्थाओं का देर रात निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उरई रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल परिसर और जनपद के प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देशों के अनुरूप जरूरतमंद, बेसहारा और राहगीरों को कंबल वितरित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज पूरे जनपद में लगातार हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं पिछले 15 दिन से कर रखी हैं, उसका लगातार निरीक्षण करके देखा जा रहा है कि उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। तो हमारे सभी रैन बसेरे भरे हुए हैं, बस स्टैंड के, रेलवे स्टेशन के, और कोई भी व्यक्ति जो है वो फुटपाथ पर या बाहर नहीं सो रहा है। लोगों ने पूरा निरीक्षण करके दिखवा लिया और जो ज़रूरतमंद थे, जो हॉस्पिटल में जो लोग आए हुए हैं अपने इलाज कराने के लिए, या रेलवे स्टेशन पे जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कंबल की व्यवस्था कर रखी। अगर किसी ने गर्म कपड़े नहीं पहने हैं या घर से गर्म वस्त्र लेकर के नहीं चला है, तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, नगरीय निकाय स्तर पर जो रैन बसेरे बनाए गए, उसको सभी उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा निरंतर तहसीलदार के माध्यम सबसे भ्रमण किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे न सोए, खुले में न सोए और उसको कहीं से भी ठंड न लगे। इसलिए सभी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व जो प्रभारी भी है इसके और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, इन लोगों के द्वारा लगातार सभी सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। वाराणसी रोड पर स्थित मशहूर सम्राट रस रंग ढाबे में खाने के दौरान एक कस्टमर की दही की प्लेट में चूहा निकल गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और फूड विभाग की टीम हरकत में आ गई है। फूड विभाग के संयुक्त निदेशक आर.के. पांडे की अगुवाई में ढाबे पर छापेमारी की गई और कई गड़बड़ियां पाई गई। साफ सफाई, पेस्ट कंट्रोल, बर्तनों की गुणवत्ता जैसी खामियों के कारण ढाबे को अलग आदेश तक सीज कर दिया गया है। सैंपलिंग की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मीडिया के माध्यम से पता चला कि इनके यहाँ जो है दही में चूहा पाया गया है, तो इनसे पुष्टि भी की गई। इनके द्वारा बताया गया हाँ इस तरह की घटना हुई है और इसमें जो है जो खाने वाले थे वो मोहम्मदाबाद के थे। इसके बाद विभाग से जो है टीम भेजी गई, जिसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण जो है गए, अरविंद प्रजापति, पंकज कनौजिया और विपिन गिरी। इनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण समय इनके प्रतिष्ठान में कई तरह की अनियमितता पाई गई है। इनके यहाँ जो है हाइजीन कंडीशन और सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर पाई गई है। इनके जो है बर्तन धोने का स्थान पीछे से खुला हुआ है, जो खेत की तरफ खुलता है। इससे जो है चूहे या अन्य जो है कीट पतंगे आने की संभावना बनी रहती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेठी में रंगीन और मिलावटी चने की बिक्री को लेकर खाद्य विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग की सख्ती के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने थोक और फुटकर दुकानों पर छापेमारी कर भुने हुए रंग के चने के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। खाद्य विभाग की टीम ने अब तक 7 दुकानों पर छापेमारी की है, जिनमें से 3 दुकानों से चने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न ब्रांड के चने की कुल 7 बोरियों को सीज किया गया है। जांच के दौरान दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की मिलावटी या रंगीन चना बिक्री के लिए ना रखें। चने को लेकर के माननीय कमिश्नर महोदय के आदेश के क्रम में हमारे यहाँ जनपद में अब तक 7 जगहों पर कार्रवाई की गई, जहाँ पर चने में गंभीर सिंथेटिक कलर्स और अमाइन के मिलने की खबर थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर 7 प्रतिष्ठानों को चेक किया, तो जहाँ पर संदेह के आधार पर हमने 3 नमूने ले करके जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। तब बाकी मात्रा उनके 7 बोरी चने को सीज करके उनकी अभिरक्षा में दे दिया। ये कार्रवाई हमारी जाफरगंज, अहलवा और अमेठी कस्बों में की गई। अब सीधे आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं, जहां सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। जिहदे विच सत्कारयोग बजुर्ग भी ने, मावां भैणां भी ने, नौजवान वीर ने, ते सारिआं दा इत्थे ਚੱਲਿਆ होया एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहलां फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब सरकार वालों सवे रोजगार दे अंतर्गत बड़े सौखे तरीके नाल मिनी बसां दे जिहड़े परमिट देण दा जिहड़ा प्रोसैस है वो लगातार जारी है। हुण तक जिहड़े 1100 तो उपर परमिट जारी कर चुके हैं, जिस 505 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ जारी हो रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जलंधर ਦੇ 342 परमिट ने, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पटियाला ਦੇ 98 ਉਹਦੇ ਨੇ, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बठिंडा ਦੇ 66 ने ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 53 ने। सो असल दे विच मैं जदों मैनू अफसरां ने दस्सिया कि 600 के लगभग 550 के लगभग परमिट जिहड़े ने वो आपां देने ने जी, मैं कहा भी इदां करदे हां कि एक वधिया एडिटोरीयम दे विच उन्हां नूं बुलाओ, मान इज्जत नाल उन्हां नूं बुला के उन्हां नूं मिलांगे, अफसरां नूं मिल लैणगे, वो मैं भी आऊँगा उत्थे, गलबात कर लैणगे, एक दूजे नाल गल्लां बातां होणगियां। जिस तरह प्रधान जी ने कहा कि
ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ 500 800 ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 5 ਪਿੰਡ ਨੇ, 6 ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20,000 ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਤੋਂ 15,000 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ भी दे रहे हैं। तो मैं एक धूरी दे तो चंडीगढ़ से सीएम भगवंत मान को आप लाइव सुन रहे थे। अब इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।